क्या खालिस्तान सिर्फ एक सपना है या एक बड़ी साजिश? क्या इसके पीछे गुप्त ताकतें काम कर रही हैं जो भारत को तोड़ने का षड्यंत्र रच रही है? आखिर दशकों बाद भी यह मुद्दा चर्चा में क्यों है? कनाडा से लेकर पंजाब तक हर जगह खालिस्तान का शोर क्यों सुनाई दे रहा है? दोस्तों, इस वीडियो में हम उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जिन्हें जानने से आपको रोक दिया गया है। सच्चाई के इस सफर में आज हम आपको दिखाएंगे खालिस्तान आंदोलन के पीछे छिपी राजनीति, विदेशी ताकतों की भूमिका और इससे जुड़े कुछ चौंकाने वाले राज। आज हम उन सवालों का जवाब देंगे जो हर भारतीय के मन में है। क्या यह आंदोलन धर्म के नाम पर भारत को तोड़ने का एक एजेंडा है या इसके पीछे छिपा है एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र? वह एक शब्द जिसने 1980 के दशक में पंजाब को दहला कर रख दिया था और अब फिर से सुर्खियों में आ रहा है, वह शब्द है खालिस्तान और उसकी मांग है खालसा का राज। 1984 में खालिस्तान आंदोलन की आग ने पंजाब को झुलसा दिया, जिसे शांत करने में दशकों लग गए, लेकिन यह आग कभी भी पूरी तरह से बुझी नहीं। समय समय पर यह चिंगारी भारत और विदेशों में बार बार सुलगती रही। आज के वीडियो में हम खालिस्तान आंदोलन के इस गंभीर विषय का विश्लेषण करेंगे। यह आंदोलन अस्तित्व में कैसे आया, इसके धागे कहां कहां फैले हुए हैं, यह किन संगठनों से जुड़ा हुआ है और सबसे अहम सवाल, भारत इस आंदोलन को रोकने के लिए क्या कदम उठा सकता है। आइए खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत से अंत तक की पूरी कहानी जानते हैं। खालिस्तान का अर्थ है खालसा की भूमि, यानी सिखों के लिए एक अलग देश। खालसा शब्द की नींव गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में रखी थी। खालसा का मतलब होता है शुद्ध, लेकिन समय के साथ इस विचार के उद्देश्य बदल गए और इस शब्द ने राजनीतिक रूप ले लिया। इस विचार को समझने के लिए हमें इतिहास के 100 साल पुराने पन्ने पलटने होंगे। 1920 का दौर था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था। उसी समय पंजाब में गुरुद्वारा सुधार आंदोलन शुरू हुआ। असल में ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर सहित कई प्रमुख गुरुद्वारों पर कब्जा कर लिया था। गुरुद्वारों को सिख समुदाय के बीच प्रभावशाली स्थान होने के कारण राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। गुरुद्वारों को ब्रिटिश के महंतों से आजाद कराने के लिए अकाली दल का गठन हुआ। इस आंदोलन ने पंजाब में आजादी के आंदोलन को और भी गति दे दी। हालांकि इस आंदोलन के दौरान सिख समुदाय 3 हिस्सों में बढ़ गया। एक वर्ग केवल गुरुद्वारों को ब्रिटिश के महंतों से मुक्त कराना चाहता था। दूसरा वर्ग जो इस आंदोलन के खत्म होने के बाद भी स्वतंत्रता संग्राम में लगा रहा। तीसरा वर्ग जिसने इसे सिख सांप्रदायिकता का राजनीतिक मंच बना लिया। इस तीसरे वर्ग ने सिखों को हिंदू और मुसलमानों से अलग दिखाने की कोशिश की। यहीं से सिखों के मन में अलग देश की मांग की भावना पैदा हुई। 1947 में भारत के विभाजन के समय पंजाब भी 2 हिस्सों में बंट गया। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और पूर्वी पंजाब भारत में शामिल हुआ। इस विभाजन ने सिखों के लिए अलग राज्य के सपने को तोड़ दिया, लेकिन इसके बाद भी सिखों के लिए एक अलग राज्य की मांग समय समय पर उठती रही। 1953 में भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन शुरू हुआ। इससे प्रेरित होकर अकाली दल ने पंजाबी भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग की। हालांकि 1966 में पंजाब को 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला पंजाबी बहुल पंजाब, दूसरा हिंदी भाषी हरियाणा और तीसरा चंडीगढ़ को दोनों की संयुक्त राजधानी बनाई गई। लेकिन इस विभाजन ने कई सिखों को दुखी किया। यहीं से खालिस्तान आंदोलन ने और भी जोर पकड़ना शुरू किया। 1980 का दशक भारतीय इतिहास का वो कालखंड था जिसने देश को खून और साजिश की लपटों में झोंक दिया। इस दौर की शुरुआत हुई एक धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन से, लेकिन इसका अंत हिंसा और अलगाववाद की एक काली कहानी के रूप में हुआ। 1980 के दशक में जर्नैल सिंह भिंडारेवाले नाम का एक व्यक्ति खालिस्तान आंदोलन का प्रमुख चेहरा बनकर उभरा। भिंडारावाले की छवि एक धार्मिक नेता की थी, लेकिन उसके इरादे किसी रहस्य और साजिश से कम नहीं थे। यह सवाल हमेशा उठता रहा है कि आखिर भिंडारावाले को इतनी ताकत और पहचान कैसे मिली। इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक खेल था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भिंडारावाले का समर्थन किया। उनका मकसद था पंजाब की राजनीति में अकाली दल को कमजोर करना। लेकिन क्या ये केवल एक राजनीतिक चाल थी या फिर कुछ और? भिंडारावाले को न केवल समर्थन मिला, बल्कि उसे हथियार और वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई गई। धीरे धीरे वो पंजाब में सिखों के बीच एक धार्मिक और राजनीतिक नेता बन गया। लेकिन सवाल यह है, क्या इंदिरा गांधी इस खेल की गंभीरता को समझ नहीं पाई? 1984 में स्थिति उस मुकाम पर पहुंच गई जहां हिंसा और आतंक के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। भिंडारावाले ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अपना गढ़ बना लिया।
एक धार्मिक स्थल को आतंक का केंद्र बनाना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या यह केवल भिंडारावाले का फैसला था या इसके पीछे कोई और ताकत काम कर रही थी? स्वर्ण मंदिर, जो सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थान है, उसे हथियारों का भंडार और खालिस्तानी आतंकियों का अड्डा बना दिया गया। मंदिर की पवित्रता को हथियारों से भरे एक किले में बदलकर चकनाचूर कर दिया गया था। इस स्थिति को संभालने के लिए जून 1984 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। इस अभियान का मकसद था स्वर्ण मंदिर को आतंकियों से मुक्त कराना। लेकिन यह ऑपरेशन केवल आतंकियों को खत्म करने तक सीमित नहीं रहा। इस दौरान सैकड़ों लोग मारे गए, जिनमें जर्नैल सिंह भिंडारेवाले भी शामिल था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके ही सिख बॉडीगार्ड्स ने हत्या कर दी। यह हत्या ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। इन दंगों में हजारों निर्दोष सिख मारे गए। दिल्ली और अन्य शहरों की सड़कों पर खून बहा, घर जलाए गए और लोगों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया। 1980 का यह दौर पंजाब के लिए सबसे काला अध्याय साबित हुआ। इस आंदोलन ने न केवल धार्मिक और राजनीतिक विभाजन पैदा किया, बल्कि हजारों निर्दोष लोगों की जान भी ले ली। स्वर्ण मंदिर पर सेना की कार्रवाई, भिंडारेवाले का मारा जाना और इंदिरा गांधी की हत्या, ये घटनाएं केवल एक संयोग थी या किसी बड़े षड्यंत्र की कड़ियां? खालिस्तान आंदोलन का यह खूनी इतिहास आज भी सवाल खड़े करता है। क्या यह सिर्फ एक आजादी की लड़ाई थी या एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश जिसने भारत को कमजोर करने का प्रयास किया? खालिस्तान आंदोलन के समर्थक भारत के बाहर भी सक्रिय हैं। पाकिस्तान, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में खालिस्तानी संगठन खुलेआम भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। पाकिस्तान ने इसे ब्लीड इंडिया पॉलिसी के तहत बढ़ावा दिया। जगजीत सिंह चौहान, जो 1970 के दशक में ब्रिटेन चले गए, ने विदेशों में खालिस्तान आंदोलन को बढ़ावा दिया। आज भी खालिस्तान आंदोलन की चिंगारी पूरी तरह बुझी नहीं है। कई आतंकवादी संगठन और एनजीओ इसके लिए विदेशों से फंडिंग जुटाते हैं। सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ जैसे संगठन दुनिया भर में जनमत संग्रह जैसे अभियान चलाते हैं। भारत के लिए यह जरूरी है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे और इस आंदोलन के हर पहलू को समझे। खालिस्तान आंदोलन का इतिहास हमें यह सिखाता है कि कैसे राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं एक समुदाय को विभाजित कर सकती हैं। यह आंदोलन आज भी भारतीय एकता और अखंडता के लिए एक चुनौती बना हुआ है। दोस्तों, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट करें और अपनी राय साझा करें। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।